नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज है उसका डे 6 का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और पीवाईक्यू जो दरोगा का है वहाँ से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो में किया गया। और बात करें हम G20 की स्थापना कब की गई थी, तो G20 की स्थापना जो है वो 1999 में की गई थी। 1999 में की गई। G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो G20 2023 का आयोजन जो है वो आपका किया गया इंडिया के अंदर किया गया था। और इसमें जो है 21वां मेंबर के रूप में जो है वो अफ्रीकन यूनियन को यानी अफ्रीका को जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और रियो डी जेनेरियो से एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि 1992 में यहीं पे पृथ्वी सम्मेलन की जो है वो पहली बैठक यहीं पे की गई थी, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। तो यहाँ से आप सब ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 105 है, 105वां नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 134वें नंबर पे है। और इसको जो जारी करने वाला संस्थान है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसका जो है वो 3 आधार है, जिसमें एक होता है एजुकेशन, एक होता है पर कैपिटा इनकम और एक होता है जीवन प्रत्याशा, यानी लोग कितने दिन जी रहे हैं उस तरीके का। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 159 नंबर पे है हमारा भारत देश। कुछ और सूचकांक की बात करें तो यहाँ पे हम अगर देखें तो विश्व पर्यावरण सूचकांक में जो है पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान आपका हो जाएगा 176। और जलवायु सूचकांक में जो है विश्व क्लाइमेट इंडेक्स में यानी जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा 10वां। और अगर आप याद रखना चाहें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, यानी उसको आप हिंदी में कहोगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का जो नंबर है वो है 126वां। इतना चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है। तो ये उसने किया अपने पड़ोसी मुल्क यानी पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के लिए। उसने दक्षिण कोरिया के लिए शत्रु राष्ट्र के रूप में संबोधन किया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किस रेखा द्वारा अलग होते हैं, तो वो 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा के द्वारा दोनों अलग होते हैं। बेल्ट एंड रोड पहल जो कि चाइना यानी चीन का एक पहल है कि शुरुआत किस देश के द्वारा की गई, तो इसका आंसर चीन हो जाएगा। और देखिए चीन का जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये है सड़क निर्माण से संबंधित है। और इसका एक और परियोजना है जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग ऑफ पल्स। ये भी जो है स्प्रिंग ऑफ पर्ल ये भी चीन का ही जो है। ये दोनों महत्वाकांक्षी उनका एक योजना है। किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो शामिल करने से मना किया है वो देश हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है। और अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो ये हमारे इंडिया के जो POK से होके निकलता है, जिसको हम लोग CPEC कहते हैं, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इंडिया का जो है
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के निकलता है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की है? तो ये उन्होंने मॉरिशस को सौंपने की जो है उन्होंने घोषणा किया है। और ये चागोस द्वीप जो है वो हिंद महासागर का एक द्वीप है, वो हिंद महासागर का एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, किस महासागर में अवस्थित है? तो हिंद महासागर में अवस्थित है। और हिंद महासागर में अगर एक और फेमस आप द्वीप देखिएगा तो वो है आपका डियागो गार्सिया, जो कि यूएसए का वहाँ पे एक सैन्य अधिकार है, यानी वहाँ पे यूएसए का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि पाल्म ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय मलेशिया ने लिया है। और पाल्म ऑयल की बात करें तो इंडिया के अंदर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो आपको करता है कौन? वो करता है आंध्र प्रदेश, पाम ऑयल का उत्पादन। ठीक है, पाम ऑयल का उत्पादन जो है वो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक, इंडोनेशिया हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौता से कथित तौर पर हटने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय है हटने का विचार प्रकट किया है, तो ये विचार जो है ये अर्जेंटीना ने ये विचार जो है प्रस्तुत किया है। COP 21 का आयोजन कब किया गया? तो ये 2015 में किया गया था, पेरिस में किया गया था। पेरिस समझौता के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? तो पेरिस समझौता के अंतर्गत जो है वो ISA यानी इंडियन इंटर सोलर अलायंस का स्थापना किया गया था। और विश्व सौर संगठन जिसका स्थापना 2015 में ही किया गया था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका हमारे इंडिया के अंदर गुड़गांव के अंदर। ठीक, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे? 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है भारत के मुख्य अतिथि रहे हैं, उनका नाम है प्रोवोतो सुप्रियो। और ये प्रधानमंत्री है कहाँ के? इंडोनेशिया के ये PM हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जो है ये शुरू किया गया है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है ये UNO के द्वारा शुरू किया गया है। बात करें UNO की स्थापना को लेकर तो इसका स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को UNO का स्थापना हुआ है। इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय UN दिवस मनाते हैं। और इसमें अभी वर्तमान में जो है टोटल देशों की अगर हम बात करें तो 193 देश हैं, और 193वां देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। और इसका हेड क्वार्टर की बात करें यानी इसका मुख्यालय का बात करें तो ये न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय मिल जाएगा। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इस पे 3 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि पहला आपका USA है, दूसरा है आपका यूरोपीय यूनियन और तीसरा है आपका ब्रिटेन। तो इन तीनों ने जो है वैश्विक संधि पर
हस्ताक्षर किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया है? तो ये योजना का नाम है पीएम गरीब कल्याण योजना। और पीएम गरीब कल्याण योजना पे जो है सबसे ज़्यादा खर्च बजट 2024-25 में किया गया है। और पीएम गरीब कल्याण योजना की स्थापना जो है ये हुआ है आपका मार्च 2020 में, मार्च 2020 में इसका स्थापना हुआ है। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी योजना विश्व की जो है समावेशन, वित्तीय समावेशन की, वो योजना का नाम है जन धन योजना। और जन धन योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत भारत के अंदर 2014 में की गई। पर्वत चोटियाँ महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? तो ये आपका पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी से ये संबंधित हैं। पश्चिमी घाट अगर आप देखिएगा तो इस तरीके से आपको पश्चिमी घाट में से मिल जाएगा ये सब पहाड़ियाँ। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है? तो भारत के अंदर जो है राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश के अंदर है और इसकी टोटल संख्या एमपी में 12 है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल जो है राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल इन इंडिया ये 108 है। और 108वां जो राष्ट्रीय उद्यान बना है वो बना है आपका रायमोना, वो बना है आपका रायमोना। रायमोना जो है ये असम के अंदर है। ठीक, तो इंडिया के अंदर टोटल 108 बायो रिजर्व है यानी राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है आपका कि आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका पहला जो केंद्रीय कार्यालय है वो कोलकाता के अंदर जो है, कोलकाता के अंदर इसका स्थापना किया गया था। और आरबीआई की बात करें तो इसका एक्ट जो है वो एक्ट 1935 का एक्ट हो जाएगा। और एट प्रेजेंट टाइम में जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा मुंबई के अंदर। ये जो है आपका प्रेजेंट का ये आपका हेडक्वार्टर है आरबीआई का। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा को कब निरसित किया गया था? तो मीसा जो है वो बेसिकली जो है ये 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसको जो है लाया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसको लाया गया था और इसको 1977 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसका आंसर आपका 1977 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ इस तरीके से उत्तराखंड से गंगा निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसमें पूछा गया है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी और वो भी बाईं तरफ से, बाईं मतलब ऊपर की तरफ से जो है वो कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी घाघरा नदी हो जाएगी। और अगर यही दाईं से पूछे तो दाईं से हमारा आंसर यमुना हो जाएगा, यमुना। ठीक, विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? देखिए, भारत के अंदर या विश्व की कह लीजिए तो महाजनपदों की संख्या जो है वो टोटल 16 है। और जिसमें साउथ इंडिया में एकमात्र जो है वो असमक जो थी साउथ इंडिया के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर था, महाजनपद था। और पहला जो महाजनपद है वो वज्जी था। और वज्जी की जो राजधानी थी इसकी कैपिटल वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आर्द्र ज्वर भी कहा गया है। तो जीवाणु जनित जो वो बीमारी है उसको हम लोग टाइफाइड के नाम से जानते हैं।
और टाइफाइड की अगर बात करें तो ये आपका आंत को प्रभावित करता है और इसके लिए जो है विडाल टेस्ट किया जाता है। जो भी पेशेंट होता है उसका विडाल टेस्ट किया जाता है। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार भारत रत्न से कितने विभूतियों को नवाजा गया? तो इस की जो शुरुआत है, भारत रत्न की शुरुआत जो है वो 1954 में की गई थी और सबसे पहले जो है ये 3 लोगों को भारत के अंदर 1954 में दिया गया था। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप की बात करेगा, पहले मैं इसका आंसर बता दूं, सामूहिक रूप से जो है वो विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी होगा और व्यक्तिगत रूप से वो जो है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। फ्रांसीसी क्रांति, अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो ये हुआ आपका 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई है और यहाँ पे पूछा गया है कि इसके दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो उनका नाम है मिराबियो और एक हो जाएगा ओबीसियस। तो मिराबियो और ओबीसियस जो है उन्होंने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की थी। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो वो भाग 7 को जो है वो हटाया गया था और भाग 7 में जो है बेसिकली ABCD करके जो है वो राज्य भारत के अंदर थे, जिसमें कुछ प्रिंसली स्टेट, कुछ राज्य थे। तो भाग 7 के द्वारा भाग 7 को जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तिब्बती गुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था? तो उन्होंने 1959 को जो है वो भारत में शरण लिया था और वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान की अगर हम बात करें तो वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन है? भारत के अंदर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस हो जाएगा, हेमिस। और हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख के अंदर है और सबसे छोटा जो है वो है आपका साउथ बटन, और साउथ बटन जो है वो अंडमान एंड निकोबार में अवस्थित है, अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर अवस्थित हैं? तो भारत से बाहर जो है वो 2 महाजनपद अवस्थित हैं, जिसमें एक हो जाएगा आपका कंबोज और दूसरा महाजनपद हो जाएगा आपका कंधार। ठीक। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है और गोदावरी नदी जो निकलती है वो त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ से निकलती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो वो है आपका PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना यानी अन्न योजना। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपातकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है? तो ये जो है ये एड्रीनल के द्वारा निकलती है और एड्रीनल की अगर हम अवस्थिति की बात कर लें तो ये हमारे किडनी के जो है
हमारे किडनी के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया है? तो ये 1991 में इसका जन्म हुआ है और इसके जो जनक हैं वो उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी को माना जाता है। और 1991 में उस समय के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव उस समय में प्रधानमंत्री थे। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो वो 13वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो कि पेश किया गया था, वो उद्देश्य पहले हम पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। देखिए, पेश करने की अगर हम बात करें तो वो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और ये संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये बाबा साहब BR अम्बेडकर के द्वारा जो है अम्बेडकर के द्वारा तैयार की गई थी। और रूपरेखा कह लीजिए या ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है टोटल एक BR अम्बेडकर और इनके साथ साथ टोटल 7 मेंबर थे। ठीक। और संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, संविधान को अपने हाथों से जो लिखने वाले थे, हाथों से लिखा था, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण। उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बसंत कृष्ण जी के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों के विधान सभा द्वारा जो है, प्रांतों की विधान सभा द्वारा उनका निर्वाचन किया गया था, विधान सभा द्वारा। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो जब विभाजन हो गया उस समय में संविधान सभा में टोटल 284 मेंबर थे। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में मिलता है और ये इसकी संख्या टोटल 11 है। को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो उनका नाम जो है, अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम हो जाएगा आपका HJ हाइवर थे। HJ हाइवर थे। और सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पे जो है टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को FD को जोड़ा गया था। ठीक है। और 11वां जो है वो राइट टू एजुकेशन बाद में जुड़ा है। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो वो बम्बई से वो प्रतिनिधित्व अपना कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन जो है वो किया गया था अगस्त 1947 को। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो वो था रियासत हैदराबाद। हैदराबाद के किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये भारत में इसका आगमन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया, जिसके अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो वो की गई थी 389।
निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो वो 1895 में किया गया था और वो था स्वराज विधेयक। वो स्वराज विधेयक था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? जिस समय में संविधान सभा बन रहा था उस समय में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है वो करने वाले का नाम है फ्रैंक फैजर। फ्रैंक फैजर ने किया था। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? सबसे पहले देखिए, अवशिष्ट शक्तियों पे जो है वो हमेशा नियम जो है वो केंद्र बनाएगा। केंद्र यानी संघ बनाएगा। ठीक है। और इसका प्रावधान जो है हमने लिया है वो कनाडा के संविधान से हमने लिया है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहला काम जो हुआ था वो हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को जो है वो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। तो यहाँ पे है कि जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो ये रही टोटल 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक है, इतने दिन तक वह अस्तित्व में रही। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? तो ये था 1936 का फैजपुर अधिवेशन। और फैजपुर अधिवेशन में ही जो है वो कांग्रेस ने जो है एक संविधान सभा के गठन का मांग रखा था। और फैजपुर अधिवेशन एकमात्र गांव में होने वाला जो है वो अधिवेशन है। और फैजपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? तो उनका नाम है BN राव। भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो उस भाग का नाम है भाग 4 और भाग 4 में आता है DPSP जो कि है 36 से 51 तक। और इसके साथ साथ जो है प्रस्तावना में भी इसका चर्चा किया गया है आर्थिक न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। वो है आपका जुलाई 1946 में। और उस समय में टोटल 384 लोग थे। 389 लोगों को जो है वो चुना गया था। BL मित्रा की जगह किसे प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया? तो BL मित्रा की जगह जो है वो N माधवन को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। यहाँ पे है किसका मिलान सही है? यह नीति है और गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया है। तो देखिए, द्वैध शासन जो नीति है वो क्लाइव के द्वारा लाया गया था, सहायक संधि वेलेजली के द्वारा और व्यापकत सिद्धांत की नीति डलहौजी के द्वारा। यानी ऑल हो जाएगा इसका आंसर, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जो था 1764 के बक्सर के युद्ध के समय में वो था बेंटिस टार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल के किस
नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत यानी सूबेदारी भी प्राप्त की, तो वो मीर कासिम से उन्होंने ये प्राप्त किया। द्वैत शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट युग की संज्ञा दी है? तो ये दिया है एम पर्रिकर साहब ने। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है फ्रांसिस डुप्ले को सीधे लिखते हैं डुप्ले को। डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? भारतीय राज्य हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो वो 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर और हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया? तो वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्विशासन प्रणाली लागू किया गया। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध या घेरे का नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से है। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी? तो ये एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट, और इसी में जो है शिक्षा पे 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता था, तो वो व्यवस्था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था था। और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 12 महल जिले से पहली बार किसने लागू किया? तो कैप्टन रीड ने इसे लागू किया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो वो हो जाएगा आपका मालवा का पठार। अगर आप इसको इंडिया के मैप में देखिएगा तो यहाँ पे अरावली है और यहाँ पे विंध्याचल है, और इसी के बीच में है मालवा का पठार। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और पश्चिम से पूर्व तक स्थित हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची को मिलाना है। तो देखिए, पंजाब हिमालय की बात करें तो ये सतलज तथा सिंधु नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय जो है वो है आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। और असम हिमालय की बात करें तो ये तीस्ता तथा दिहांग नदी के बीच है। तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। ठीक। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड मोरियन के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग करेवा के नाम से जानते हैं। कश्मीर हिमालय में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द का किसको निरूपित करता है? तो बुग्याल जो है ये उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। और बुग्याल जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक घास का मैदान है। ठीक। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आप सजाइए। तो अगर आप अगर आप हिमालय को देखिएगा तो हिमालय की स्थिति जो है वो पूर्वी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी यहाँ की जो पहाड़ी है हिमालय की उसको सजाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका पटकाई बूम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा पटकाई बूम,
पटकाई बूम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। फिर नागालैंड में हो जाएगा नागा की पहाड़ी, ठीक। और ये हो जाएगा आपका एनजी नागालैंड। और नागालैंड के बाद आ जाएगा मणिपुर की पहाड़ी, ठीक है। मणिपुर की पहाड़ी हो जाएगा आपका मणिपुर में। और इसके बाद हो जाएगा आपका मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजो की पहाड़ी, ठीक। तो इस तरीके से आप बैठा लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है। तो जो उत्तर पूर्व का मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य को जो है मोलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है। अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा कुछ इस तरीके से, तो जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको पश्चिम घाट की पहाड़ी मिलेगी और ये एक सतत पहाड़ी है। वहीं पूर्वी घाट की पहाड़ी जो है वो टूटी फूटी है। तो उसके अंतर्गत जो है वो आती है आपका अन्नामलाई की पहाड़ी आएगी, और नीलगिरी की पहाड़ी आएगी, और कार्डमम या इलायची की पहाड़ी आएगी। अन्नामलाई, नीलगिरी यहाँ पे है, और कार्डमम की पहाड़ी आएगी। बात करें नल्ला मल्ला और जवादी, तो नल्ला मल्ला और जवादी पहाड़ी जो है ये आपको पूर्वी घाट की ये पहाड़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों को आपस में मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो देखिए, जैसे ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट इस क्षेत्र में मिलती है, और इस क्षेत्र का जो नाम है वो है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अगर आप इंडिया का मैप पे कुछ इस तरीके से देखिएगा, तो जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र को जो है हम लोग उसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट कहते हैं। महाराष्ट्र के तट को कोंकण या सह्याद्री तट कहते हैं। कर्नाटक के तट को मालाबार तट कहते हैं। और कर्नाटक कौन सा नहीं है, तो देखिए यही यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत है। देखिए केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, और तमिलनाडु जो है वो कोरोमंडल का तट जो है वो तमिलनाडु को कोरोमंडल का तट कहते हैं। और वहीं पे बात करें दीघा तट का, तो जो दीघा तट है ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भी होगा और डी भी होगा, क्योंकि केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में टोटल 15 अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है, और जो 15वां है वो है गरबा नृत्य। और जो गरबा नृत्य है वो गुजरात राज्य का एक डांस है। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था। तो ये 2017 में शामिल किया गया था। और इसके बाद हमारा यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन यानी टोटल 75 क्वेश्चन समाप्त होता है। और मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।